बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इन अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वाहम जाहिद और दुआ है कि जी आज की ये रोशन सुबह आपके लिए ढेरों खुशियाँ, सुकून और आफियत लेकर आए। और मौसम भी उज़ैर बड़ा सुहाना है, आप भी बता ही दे। मेरा तो आप तारुफ करवा चुकी हैं कि जनाब उज़ैर मलिक साथ ही हैं, तो मौसम वाकई बड़ा ज़बरदस्त है और रात से ही वहाँ जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अभी तो मेरे एरिया में तो मैं बात करूँ, मैं जब आया हूँ तो बहुत ज़्यादा खुल के बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारी जो टीम है वो बता रही है कि जनाब जो कैमरास के बिहाइंड खड़ी हुई है वो बता रही है कि जनाब कुछ जगहों पर बड़ी तेज बारिश भी हुई है, मूसलाधार बारिश भी हुई है कुछ जगहों पर। तो लगता है कि यहाँ पे भी अभी बारिश जो है ना वो खुल के बरस नहीं है। वहाँ खुलकर बरस नहीं। छतरी का बंदोबस्त कर दिया आपने? अम्ब्रेला है आपके पास? अभी तक तो इंतजामात पूरे हैं, लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम बारिश हो जाती है तो गाड़ी नहीं चलानी। ये मैंने सोच रखा है कि आप गाड़ी में छतरी भी रखा करें साथ। तेज बारिश में ड्राइव नहीं करनी और एहतियात करनी है। और रहमत की बारिश हो, हम भी यही दुआ करते हैं। अब इतनी बारिश की बातें कर ली हैं, एक और जगह है जहाँ फ़िज़ा जो है वो जो गर्म और आलूदा फ़िज़ा है वो छटने का नाम नहीं ले रही है। और वो है जी कि हम दुनिया अब देख रहे हैं कि बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है। सदर ट्रम्प की बात करें तो एक ही रात में ईरान को तबाह करने की धमकी ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। और क्या इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत पर ट्रम्प को रोकने वाला कोई है? पाकिस्तान की कोशिशें किस हद तक कामयाब होंगी? और इसके साथ साथ पेट्रोल और महंगाई से पाकिस्तानियों के बजट पर किस कदर दबाव आया है, इस पर भी बात करेंगे। और मुल्क के बड़े शहरों से सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। इंतज़ामिया वाकई बेबस है या खामोश तमाशाई बनी हुई है, कुछ समझ नहीं आता, या खामोशी में आफियत समझ रही है? ये सारी मिली जुली चीज़ें हैं माम। और इसके अलावा ये भी आज हम डिस्कस करेंगे कि रंग गोरा करने का जादुई नुस्खा कौन सा है जो कि महफूज भी है। साथ ही आज 7 अप्रैल है, तो पंजाब में सेहत के निज़ाम में क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए खुसूसी तौर पर वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर में शिरकत करेंगे। तो जनाब आपने कहीं नहीं जाना, 2 घंटे आपने हमारा साथ देना है। और अगर आपको मजबूरन थोड़ी देर के लिए कहीं जाना भी पड़े, मूव भी करना पड़े, तो वो आप जनाब ब्रेक का वक्त होता है, इतना मार्जिन हम आपको देते हैं। होता है। अब उज़ैर हम चाय पी रहे हैं तो चाय की बात हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ जब तक गरम गरम चाय हाथ में ना हो, अक्सर लोगों का तो दिन ही शुरू नहीं होता। आप मिसाल देख ही सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस दिन ये जादुई मशरूब हमें वक्त पर ना मिले तो सर में एक ऐसा हथौड़ा सा महसूस होता है, ऐसे सर में दर्द शुरू होगी, दिल चिड़चिड़ा हो जाता है और लगता है जैसे पूरी कायनात थम गई और बस इस चाय के कप में ही सारा इलाज है। जदीद तिब्बी रिपोर्ट्स, मेहरवी साहब को याद कर रही हैं दूसरे लफ्ज़। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह कोई नफ्सियाती वहम नहीं बल्कि खालिस साइंसी पहलू है। जब हम रोज़ चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे जिस्म को इसमें मौजूद जो कैफ़ीन होती है उसकी आदत हो जाती है। और कैफ़ीन दिमाग की तरफ जाने वाली जो खून की शरियानें हैं उनको सुकेड़ देती है। और जैसे ही हम चाय नहीं पीते हैं वो शरियानें जो है अचानक दोबारा फैल जाती हैं, जो शदीद सर दर्द की सूरत में सामने आती हैं। और बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नशे को छोड़ने की जो आदत होती है ना, उसमें फील होता है। बिल्कुल माहम। और हैरत की बात उसमें यह कि ये तकलीफ उन लोगों को भी हो सकती है जो दिन में सिर्फ 1 कप पीने के आदी हों। अब अगर आप इस आदत या सर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि चाय पीना अचानक मत छोड़ें, वरना ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त सकता है। अगर आप रोज़ 2 कप पीते हैं तो पहले इसे 1 कप पर ले आएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। इस दौरान सर की मालिश करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और भरपूर नींद भी लें। और हाँ, अगर दर्द ज़्यादा हो तो आम पेन किलर दवा भी इसमें काम कर सकती है। तो बस चाय से प्यार करें, लेकिन इसे अपनी मजबूरी मत बनाइए, वरना सर दर्द जो है वो मामूल रहेगा। वहाँ भी इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि जो 2 कप पीता है वो 1 पे आ जाए। मेरे ख्याल ये मशवरा आपके लिए। और मेरे जैसा जो 1 कप पीता है दिन का, वो क्या करे? बस करें, मैं भी 1 कप ही पीती हूँ। वैसे ये है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, उनको थोड़ी क्वांटिटी कम करनी चाहिए। बहुत चाय की बातें हो गई। हम अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामला है जिसकी बात करनी है जनाब। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी जंग है अब एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहाँ पर एक गलत फैसला पूरी दुनिया को एटमी मलबे के ढेर में तब्दील कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है कि पूरा मुल्क एक रात में तबाह किया जा सकता है। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान की मौशी रीढ़ की हड्डी यानी पेट्रोकेमिकल बरामदात को 85% तक मफलूज कर दिया है। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी भी इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं।
बिल्कुल उज़ैर, और ईरान के भी जवाबी हमले जारी हैं और ईरानी क़यादत भी वक्ती अमन की सूरत में किसी तौर पर अमेरिका और इसराइल को मोहलत देने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की हालत ऐसी है कि अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप के ज़हनुत तवाज़ुन और उनके नाजेबा बयानात पर उंगलियां उठ रही हैं, उन्हें हटाने की बातें हो रही हैं। और इस बार हम देख रहे हैं दो भरे माहौल में एक पाकिस्तान और एक ग्लोबल फैसिलिटेटर के तौर पर उभरा है, जहां हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद रात भर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राब्ताकारी करते रहे ताकि किसी तरह जंग बंदी की कोई राह जो है वो निकल सके। इन तमाम पेचीदा पहलुओं और बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का तजिया करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ ईरानी और मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर हसन राशिद अब्बास नकवी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रंप ने आज के दिन मंगल को यानी कि ईरान की तबाही का दिन करार दिया है। तेहरान में इस अल्टीमेटम को कितना संजीदा लिया जा रहा है और वहाँ का जो अवामी और फौजी रद्द अमल है वो क्या देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो गुज़श्ता 38 दिनों से मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। कोई पहली धमकी तो नहीं है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं 48 घंटे के अंदर रजीम चेंज कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एयरफोर्स तबाह कर चुका हूँ, मैं नेवी तबाह कर चुका हूँ, मैं ईरान का मिसाइल सिस्टम बिल्कुल जीरो पे लेके आ चुका हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं है। और इन तमाम धमकियों के बाद आपने देखा कि 38-39 दिन तो तकरीबन होने को है। ईरान अब भी मिसाइल भी दाग रहा है और अमेरिका के F-35 से लेके हर तरह के तैयारे और हेलीकॉप्टर भी जमीन बोस हो रहे हैं। तो इसमें अब धमकियां तो ट्रंप साहब की आदत है, वो तो एक गैम्बलर हैं, धमकी भी देते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, साथ साथ गालियां भी देते हैं, साथ दुआएं भी मांगते हैं। तो एक बड़ी कंप्लीट एक ऐसी जिसे कहते हैं ना शख्सियत है कि जिसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आपने भी इशारा किया है कि खुद अब अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेस के रुकन भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये नाअहल है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो अब जब किसी पागल शख्स के हाथ में इतने इख्तियारात आ जाएं तो वो कुछ भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है, तबाह भी कर सकता है। और ईरान के यहाँ भी उसके लिए यकीनन तैयारी है। ईरान सरेंडर नहीं होगा, ईरान उसकी हर बात पे घुटने नहीं टेकेगा, वो आखिर तक लड़ेगा। यही इस वक्त ईरान के हुक्काम और अवाम का रवैया है। और बाकी जो है तबाही वाली बात है कि वो एक दिन में तबाह कर देंगे। तो ईरान के पास भी कुछ सरप्राइज यकीनन है, जिसकी वजह से बड़े इत्मीनान से ये कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर हमला होगा तो हम सर के बदले सर और आंख के बदले आंख लेंगे। ये हमारा डॉक्ट्राइन है और इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं और हम जंग को मजीद फैला देंगे। खित्ते के अंदर अमेरिका के मफादात से कुछ नहीं बचेगा और इसराइल को भी हम उसकी ऐसी सजा देंगे कि वो भी दोबारा हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। ये है, अवामी सेंटीमेंट्स भी हैं, हुकूमत के बयानात भी इससे मिलते जुलते हैं। और जो सिफारतकारी की कोशिशें हो रहे हैं उस पर भी पाकिस्तान के साथ यकीनन दूसरे ममालिक के साथ भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बकौल, फॉरेन मिनिस्ट्री के बकौल कि हम राब्ते में हैं। बिल्कुल राब्ते भी हो रहे हैं नकवी साहब। और जिस तरह से आपने बात की कि ईरान की जो स्ट्रेटजी रही है इस वॉर के अंदर के हम इस जंग को फैला देंगे, और एग्जैक्टली ईरान ने ऐसा ही किया कि अब इस जंग की जो आग है उसकी हिद्दत बाकी ममालिक भी जो है वो महसूस कर रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। ऐसे में पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी की कोई सूरत निकल आए। ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं है, वो किसी भी तरह की वक्ती मोहलत देने को तैयार नहीं है। 45 दिन की जो बात हुई उस पर ईरान एग्री नहीं कर रहा, मुस्तकिल जंग बंदी चाहता है। क्या हम निकात हैं जिन पर ईरान के खदशात मौजूद हैं? देखिए, ईरान 2 दफा मुज़ाकरात के दौरान जाहिरियत का निशान बन चुका है, नई बात नहीं है। ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है। देखें, एक बहुत बड़ा आलमी मुआहदा जो JCPO के उन्वान से आलमी एटमी मुआहदा हुआ था ट्रंप अपने ओबामा के दौर पे, कई सालों की कोशिश के बाद एक मुआहदा तय पाया। उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसकी तौसीफ कर दी और तकरीबन उसमें 5+1 कंट्रीज शामिल थे, 5 वीटो पावर शामिल थी। इसके साथ जो है वो यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा भी शामिल था। तो इतने बड़े मुआहदे को ट्रंप साहब ने बगैर सोचे समझे, जिसे कहते हैं एक ही उसमें इशारे पे उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद 2 दफ़ा आप देखते हैं कि जेनेवा में, फिर ओमान में मुज़ाकरात हुए, दोनों को नाकाम बना दिया गया। दोनों के दरमियान
जंग मुसल्लत कर दी गई, तो अब क्या जमानत दी जा सकती है? ईरान तो ये कहता है ना कि अगर मुज़ाकरात के दौरान भी हमारे ऊपर हमला होना है तो ठीक है, फिर मुज़ाकरात के बगैर ही हमला बगैर ही जारी रहे, हम कम जी। से कम हमें जिसे कहते हैं कि जंग की हालत में हम हमलों का शिकार हो ना, मुश्किल का शिकार हो, हमें जी, मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा दिया जाता है, हम समझते हैं कि सब चीज़ें अब ओके हैं और ओके, सीज़ ऐसा फायर है। है, कुछ भी नहीं होगा, और वो आते हैं हमारे कमांडरों को भी शहीद कर जाते हैं, हमारी शख्सियात को भी शहीद करते हैं, हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है उनको भी डैमेज करते हैं। अगर इस पूरे बैकग्राउंड को देखें तो ईरान का बड़ा मुतालबा तो यही है ना कि अगर आप आर्जी जंग बंदी करेंगे तो उस पे भी एतमाद नहीं है, मुज़ाकरात पे बिल्कुल बिठाएंगे ऐसे। तो उस पे भी एतमाद नहीं है। असल मसला ट्रंप और नेतन्याहू है। ट्रंप के अपने अहदाफ हैं, नेतन्याहू के अपने अहदाफ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल और डॉक्टर साहब, जिस तरह से खित्ते आपने की कहा अपनी भी कि मुश्किलात सबके हैं। अपने अहदाफ हैं और एक जो एतमाद है मुज़ाकरात वाला वो बहाल नहीं हो पा रहा है। एक तरफ से मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ से जैसे आप भी बता रहे हैं कि हमले होते हैं। मेजर जनरल मजीद खादमी की बात की जाए, उनकी शहादत ईरान के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ढांचे के लिए कितना बड़ा नुकसान है और इसका बदला ईरान किस सूरत में ले सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान के हाँ, ये पहला कमांडर शहीद नहीं हुआ। ये जी। गुज़श्ता 37-38 दिनों का अगर एक जायजा लें तो एक बड़ी तादाद में इनके कमांडर शहीद हुए हैं। इनका सिस्टम समझने की ज़रूरत है। जो रहबर शहीद हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही, चूँकि उन्हें अंदाज़ा था और इनके जो माहिरीन थे वो भी इस नतीजे पे पहुँच गए थे कि जंग लंबी होगी और जंग के अंदर टेक्नोलॉजी की बाज़ चीज़ों में अमेरिका और इसराइल को एडवांटेज है, तो वो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने 3 से 4 लेयर्स बनाई थी अपने कमांडर्स की, कि अगर ये कमांडर शहीद हो गया तो उसकी जगह पे दूसरा, दूसरी जगह पे तीसरा। आप देखें कि पहले घंटे में, पहले हमले में ही तकरीबन टॉप की जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो शहीद हो गई थी। लेकिन आप देखें कि उसके 1 घंटे के बाद, हमले के 1 घंटे के बाद भरपूर हमले किए गए ईरान की तरफ से, और वो सिलसिला अब तक जारी है। कई कमांडर शहीद हुए हैं इस अरसे में, लेकिन आपको हमलों की शिद्दत या दिफा में जो ये कर सकते हैं उनमें कोई ऐसी कमी नहीं आई। इन्होंने दुरुस्त। बड़ा एक डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपने इस पूरे सिस्टम को। फिर अफराद को मुतय्यन कर दिया है कि ये शहीद होगा तो फौरन दूसरे ने आ जाना है, दूसरा होगा तो तीसरे ने आ जाना है। वो किसी इंतजार में नहीं होगा कि बाकायदा कोई कमेटी बैठेगी और फिर नया कमांडर आएगा, फिर नए कमांडर को इख्तियारात दिए जाएंगे। नहीं, वो जिसे कहते हैं कि इसको ऑटो पे लगा हुआ है कि एक शहीद, दूसरा, दूसरा, तीसरा। तो इस लिहाज से सिस्टम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा कि सिस्टम कमजोर हो जाएगा। जो दूसरी आपने बात की है इंतकाम की, तो वो एक कौमी इंतकाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मुल्क पे हमला है, तो इस मुल्क के उन्वान से जो भी हमलावर है उनसे ईरान इंतकाम ले भी रहा है और यकीनन आइंदा भी लेगा। ज़ाहिर है जी। उसके अपने सॉवरेनिटी का मसला है, उनकी अपनी बका का ठीक। मसला है, उनके अवाम की सिक्योरिटी का मसला है। तो ईरान इसमें जो कर रहा है या कर सकता है, वो पूरी कोशिश और पूरी बिल्कुल, तवानाई उसके साथ ईरान कर रहा है। ईरान जो कर सकता है वो बिल्कुल भरपूर तरीके से कर भी रहा है और उसके नताइज भी हम देख रहे हैं। नकवी साहब, इसराइल का दावा है कि उसने ईरान की 85% पेट्रोकेमिकल बरामदात वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। मौशी एतबार से देखें तो ईरान इस दबाव को कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? जिस तरह से फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे कि अगर हमने मुकम्मल तबाह कर दिया तो 100 साल लगेंगे बनाने में, और जितनी तबाही अभी हुई है उसको 20 साल लगेंगे रिकवर करने में ईरान को। जी हाँ, जंगों में तबाही तो होती है जी। अगर आप अपनी बका की जंग लड़ रहे हो तो आपको कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। यकीनन इस वक्त ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी कौम बड़ी बाहिम्मत कौम है। उसने पहले 8-9 साल जब सद्दाम के खिलाफ जंग लड़ी है, उस वक्त पूरी दुनिया सद्दाम के साथ थी। इस वक्त तो फिर चाइना और रशिया किसी हद तक कम से कम सिफारती सतह पे ईरान के साथ है। उन 8-9 सालों में तो यूरोप भी एक तरफ, अमेरिका भी, रशिया भी, चाइना भी, सब एक तरफ थे, और ईरान ने अकेला 8-9 साल मुकाबला किया, फिर अपने आप को रिकवर भी किया और अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आए हैं कि आप पूरी दुनिया को, यानी इस वक्त अमेरिका और इसराइल, इन दो एटमी ताकतों से टकरा रहे हैं और 37-38 दिनों से मैदान में मौजूद हैं। तो ईरानी कौम बड़ी मजबूत अज़्म और इरादे की मालिक है, उनका अज़्म बिल जज़्म है, ये दोबारा अपना स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो जो अमेरिका की सुपर पावर होने की जो एक हैसियत और रौब, साख, दबदबा, वो ईरान ने तबाह कर दिया है। बड़ा बिल्कुल खूबसूरत ऐसे ही। ट्वीट किया था जब अमेरिकी और सऊदी हमलों के नतीजे में यहाँ पे एक पुल को
डैमेज किया गया। तो डॉक्टर इराकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी पुल तो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन इस पुल को तबाह करके अमेरिका ने जो अपनी साख खराब की है बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया के अंदर, अपनी जो सॉफ्ट पावर को उसका जो नुकसान पहुंचा है, वो कभी भी जो है वो बहाल नहीं हो सकेगा। तो ये जंगों में है जी, इस वक्त नुकसानात हो रहे हैं, बिल्कुल और डॉक्टर साहब, लेकिन नुकसानात भी हो रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है। डैमेज अमेरिका को हुआ है और जो इमेज जो है वो अब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में अमेरिका का है, वो इससे पहले बहुत समझा जाता था एटमी ताकत या बहुत एक पावरफुल एक मुल्क है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है और ईरान ने डट कर ये साबित कर दिया है कि अगर कौम डटी रहे तो बड़े बड़े जो ताकतवर होने का दावा कर रहे होते हैं वो भी मलिया मेट हो जाते हैं। ईरान कि अगर हम बात करें तो ईरान ने अमरीकी रेस्क्यू मिशन को यूरेनियम चोरी का कवर करार दिया है, ये भी दावा किया जा रहा है। क्या इस दावे के पीछे कोई हकीकत मौजूद है या ये महज आपको लग रहा है कि एक प्रोपेगेंडा या जंग का हिस्सा है? जी, इस पे मुख्तलिफ जैसे आप कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी मौजूद हैं। अलबत्ता खुद अमरीकी अखबारात में भी इसके बारे में कुछ चीजें सामने आई हैं, और यहाँ पे जो मंजरनामा दिखाया गया है उसके मुताबिक तो ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ पे पायलट गिरा है वो कोई और जगह है, जहाँ पे अमरीकी C-130 तबाह हुए या उनका A-10 तबाह हुआ है या उनके 2-3 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुए हैं, तो वो कोई और जगह है। और फिर जितनी बड़ी तादाद में ये तैयारे और हेलीकॉप्टर और फलां चीजें आई हैं, तो वो एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं हो सकते। यानी ये जो फौजी माहिरीन है वो भी यही कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक पायलट के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो तरतीब किया जाए, वो भी वो एक सहरा में एक दूर दराज इलाके में गिरा था, और उसके अंदर तो रेस्क्यू ऑपरेशन और नौयत का था और यहाँ पे और नियत था। तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि शायद अमेरिका के जो फौजी सोच समझ रखने वाले थे, उन्होंने एक ऑपरेशन तरतीब दिया, एक एडवेंचर करने की कोशिश की, क्योंकि इस इलाके में उनके तैयारे और हेलीकॉप्टर गिरे हैं, तो वो इस्फहान के करीब है और उसमें एटमी तनसीबात भी हैं उस इलाके में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुमकिन है इन्होंने कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की। बिल्कुल, ये कोई कवर ऑपरेशन हो सकता है। और जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप इसकी नकवी साहब डिटेल भी शेयर कर रहे थे कि 200 के करीब फौजियों ने हिस्सा लिया, इतने फाइटर तैयारे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जंगों के अंदर एक दूसरे की जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कर क्या रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, उस ईरान को जो कि दहाइयों से पाबंदियों का शिकार है, सैंक्शंस का शिकार है, और वहाँ पर जो अवामी सहूलियात की चीज़ें उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर तमाम आलमी इदारे खामोश है। और वहाँ इससे बढ़ के भी अगर आप देखें तो जो 150 से ज़ायद बच्चियाँ एक स्कूल के अंदर शहीद की गई थी, उस पर भी जो पूरी दुनिया की खामोशी है वो लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल ऐसे उज़ैर, आप खामोशी की बात करें और अब देख रहे हैं कि आलमी दुनिया भी अब बोलना शुरू हो गई है। जिस तरह से देखा जा रहा है उनको चेंज करने की बात हो रही है, तब्दील करने की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, थ्रेट्स, धमकियां बढ़ते चले जा रहे हैं और अब बड़े नाजेबा बयानात भी जिस तरह से आए और उसके बाद जो अब एक्शन लिया जा रहा है, अब दुनिया नोटिस कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ खड़े, अमेरिका कहाँ खड़े है। और जिस तरह से डैमेज जो इमेज की बात हो रही है कि पूरी दुनिया वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये तब्दील करना चाह रहे थे, और वो जो तब्दीली पलट कर इनके सर पे आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है और इनको अब सोचने की जरूरत है। और ये नहीं कि आप किसी दूसरे मुल्क के रहनुमा के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, आप किसी को अब्यूज करें। आप अपने मुल्क के अंदर जो आपके सहाफती इदारे हैं, बड़े बड़े सहाफती इदारे हैं जिसे दुनिया मानती है, कल भी आपने इसी तरह किया, उनके रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, आपने उनके इदारों के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन उन्हें पता था, वो यूज्ड टू हो चुके हुए थे। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की कि जनाब आपने हमारे इदारे के खिलाफ बात की। उन्होंने अपना सवाल किया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इनका मिजाज ही इस तरह से है और ये जब भी बात करेंगे तो इसी लबो लहजे में करेंगे, क्योंकि शायद उनकी तरबियत ही इस तरह हुई हुई है कि वो बात ही, उनका तर्ज तकल्लुम ही है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, बचपन से हम कुरान मजीद में पढ़ते आए हैं कि मालिक कायनात खुदाए दो जहां ने 7 आसमान तख्लीक किए। क्या ये बादलों की तहे हैं, लेयर्स हैं, या फिर कुछ और है? आज की जदीद तरीन क्वांटम फिजिक्स और स्टीफन हॉकिंग जैसे अजीम दिमाग जब मल्टीवर्स या मुतवासी कायनातों की बात करते हैं तो हमारा जहन भी उड़कर वहीं पहुंच जाता है जहां कुरान 1500 साल से
खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और कुरान का दावा है कि ये चांद, तारे, अरबों कहकशां जिन्हें हम कायनात समझते हैं, ये तो सिर्फ पहले आसमान की जीनत है, तो फिर बाकी के 6 आसमान किधर है, ये क्यूरियोसिटी रहती है। और साइंस और वही के इन्हीं अहम राजों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ स्वाबी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और सरबराह शोबा मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद सुफियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुरान में 7 आसमानों का जिक्र बार बार आता है। आज की जदीद मल्टीवर्स थ्योरी और इस कुरानी तसव्वुर में क्या मुमासलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। देखिए, हम लोग जब कुरान करीम जैसे ही खोलते हैं ना, और पहली आयत जो है वो एंड होती है आलमीन पे, और आलम का तर्जुमा जो किया गया है वो है कायनात। और जब आलमीन कह दिया है तो मतलब प्लूरल है, ये जमा है। तो कुरान करीम ने शुरुआत ही आलमीन से कर दी, मतलब मल्टीपल वर्स है। और फिर जब आप सूरह मुल्क में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि उसमें अल्लाह ताला जो है वो चैलेंज देते हैं जी जी तमाम इंसानियत को कि आप देखें ये मैंने कैसे तिबाका लेयर्स में 7 आसमान बनाए, और बार बार 7 आसमानों को सबा समावात का जिक्र होता है। तो यानी एक चीज हमें बड़ी क्लियर है कि कुरान करीम स्टार्ट से एक स्टांस पे खड़ा है कि आसमान एक नहीं, कायनात एक नहीं, एक से ज्यादा हैं और 7 हैं। एग्जैक्ट नंबर बताता है हम, और उसका स्ट्रक्चर भी बताता है। पर जब हम साइंस में आते हैं तो 1980 की दिहाई से पहले अगर कोई मल्टीवर्स की बात करता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई साइंस फिक्शन की बात करता था, उनका मजाक उड़ाता था। पर फिर 1980s के बाद एलन गुथ आए और उनकी इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी आई, और उसने कहा कि कायनात एक नहीं है, बल्कि जैसे आप पानी उबालते हैं और उस पर बुलबुले बनते हैं, तो हमारी कायनात तो सिर्फ वो एक बुलबुला है, उसके अलावा न जाने कितने बुलबुले बने होंगे। तो जब 1980s में इन्होंने ये दरियाफ्त किया तो तब ये कुरान करीम की बात को किसी हद तक समझ सके कि हाँ, कायनात एक नहीं, एक से ज्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मासी में जिस तरह से आपने भी हवाला दिया, साइंसदान कहा करते थे कि कायनात तो सिर्फ एक ही है, लेकिन 1980 की दिहाई में वो लामहदूद कायनातों की तरफ चले गए। कुरान इन दोनों इंतहाओं के दरमियान एक मुकर्ररा अदद 7 पर मोहर अपनी सब्त करता है। इसमें क्या राज पोशीदा है? असल में पहले तो जब एलन गुथ की इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी आई तो उन्होंने कहा कि कायनात लामहदूद हैं, बेहद अनलिमिटेड कायनातें हो सकती हैं, मल्टीवर्सेस बेतहाशा हो सकती हैं। पर फिर आपका स्टीफन हॉकिंग जो लास्ट पेपर था 2018 में, उसकी डेथ से पहले जो पेपर था स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, तो उन्होंने कहा कि जो मैथ है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सेस को अलाउ करती है। उसने कहा कि एक तो ये कि यूनिवर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, और दूसरा उसने कहा कि लिमिटेड भी है तो बहुत कम है नंबर में। साइंस अब तक 7 के एग्जैक्ट नंबर तक नहीं पहुंची, पर यहां तक पहुंच गई है कि ये नंबर बहुत लिमिटेड है। जो अनलिमिटेड से 1980 से स्टार्ट हुआ वो अभी लिमिटेड पे आ गया है, और एक दिन शायद इंसानियत इस मौके पर पहुंच जाए कि वो कंफर्म कर सके कि ये एग्जैक्ट 7 ही है। पर वो उसी रूट पर चल रहे हैं जो कुरान करीम ने स्टार्ट से बताया 1400 साल पहले कि कायनातें एक नहीं है, 7 हैं। और साइंस इस पर 1980s में पहुंची और अब 2018 में इस पे पहुंची कि हाँ, अनलिमिटेड भी नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात हो रही है तो स्टीफन हॉकिंग का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने अपनी मौत से चंद दिन पहले अपने आखिरी मुकाले में कहा कि मल्टीवर्स लामहदूद नहीं बल्कि लिमिटेड है। तो क्या ये फिजिक्स की तारीख का वो मोड़ था जिसने जदीद साइंस को कुरानी मौक़िफ़ के करीब ला खड़ा किया? बेशक बेशक। देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ, एक बात याद रखिए, कुरान करीम ने इस कायनात की निशानियों को भी आयात कहा हुआ है, और कुरान करीम की सेंटेंसेस को भी आयात कहा हुआ है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये कायनात भी अल्लाह ताला की एक किताब है। साइंस का इल्म चूंकि महदूद है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखती है, गलत होती है, ठीक होती है, पर जब वो अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि वो बात जो कुरान करीम ने 1400 साल पहले कही थी वही बात एग्जैक्ट थी। तो ये भी अल्लाह की एक किताब है। इन निशानियों को जब आप प्रॉपर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान करीम और साइंस बिल्कुल एक बात कहते हैं। साइंस इज मेयर अ मेथड ऑफ स्टडी, और वो मेथड ऑफ स्टडी जब भी आप अपनाएंगे तो आप सच्चाई तक पहुंचेंगे, और सच्चाई आपको कुरान करीम में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। साइंस बड़ा कम इल्म है और यकीनन दीन इस्लाम की जो तालीमात है उसके ताबे है। डॉक्टर साहब, सूरह मुल्क में इरशाद बारी ताला है कि हमने करीब तरीन आसमान को सितारों से सजाया।
इसका मतलब समझे तो ये हुआ कि हमारी पूरी 93 अरब नूरी साल पर मुहित जो मालूम कायनात है ये सिर्फ पहला आसमान है। तो जो बाकी के 6 आसमानों की हकीकत है उसको किस तरह से आप समझा सकते हैं? ज़मीनें कितनी हैं, इस बारे में भी ज़रा बताइएगा। देखिए, आपको पता होगा कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स हैं बहुत सारे। हमारे अपनी कायनात के बिल्कुल सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसका नाम सैजिटेरियस ए है जी। अब ब्लैक होल्स की मिस्ट्री ये है कि इससे इस कायनात की कोई चीज नहीं गुजर सकती, एनर्जी नहीं गुजर सकती, लाइट नहीं गुजर सकता, मैटर नहीं गुजर सकता। सही। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इमेजिन करें आप किसी तरीके से ब्लैक होल में पहुंच गए, इमेजिन करें, अब सिर्फ सपोजिशन है। तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? कीप गोइंग, जाते रहें, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। उनके मुताबिक ये ब्लैक होल जो है ये रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात का। ये नहीं, ये कायनात, ये जितना आपको नजर आ रहा है, ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स फैली हुई कायनात जो है ये सिर्फ पहली कायनात है। दूसरी कायनात का रास्ता जो आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम फैब्रिक बताया कपड़े की तरह, उसमें जो सुराख होता है ब्लैक होल, वो रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात के जाने का। पर अल्लाह ताला ने अब तक इंसान को वो इल्म नहीं दिया कि वो इस ब्लैक होल से दूसरी कायनात में कैसे जा सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं, ब्लैक होल का भी जिक्र होता है, एक से दूसरी दुनिया में जाने का जिक्र होता है, एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर इतनी कायनातें हैं तो बहुत सारी मखलूक भी होगी जिससे हम अभी जानते भी नहीं हैं, जो भी डिस्कवर हो रहा है। और बताया जा रहा था कि कुछ इस तरह के साइंस भी देखे गए कि कोई एलियन था जो ट्रेवल कर रहा था। तो इस तरह की हकीकत भी हो सकती है जो हम मूवीज़ में देखते हैं। अल्लाह आलम, जो साइंस फिक्शन मूवीज एलियंस की बात करती है वो भी विद इन दिस यूनिवर्स बात करती है। देखिए, हम लोगों ने इस कायनात का भी, ये जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई कायनात है ना, हमने उसका अब तक जो है वो 0.001% भी, मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ। जब आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं ना, अगर एक इंसान की एवरेज उम्र 60 से 70 साल है, तो अगर वो पैदाइश से लेकर मौत तक मुसलसल सफर करता रहे तो इस कायनात का कितना एरिया कवर करेगा? मैं आपको बताता हूँ, 0.000000075% पूरी जिंदगी, और ट्रेवल भी करे स्पीड ऑफ लाइट से, जिससे इंसान कभी सफर नहीं कर सकता। तो ये नहीं, हमने तो इस कायनात को भी देखा नहीं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने कहा हुआ है। तो दूसरे आसमान की कभी हम बात भी नहीं कर सकते, अभी बात भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान ने आसमानों को समझने के लिए तबकन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी तह दर तह। दूसरी तरफ स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कायनातें झीलों की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टिक हैं। इस हैरत अंगेज मुमासलत को आप किस नजर से देखते हैं? ये बहुत खूबसूरत मुमासलत है। जो मैंने आपको अभी ब्लैक होल का कंसेप्ट समझाया ना, वो भी इसी से रिलेटेड है। कुरान करीम ने लफ्ज तिबाका इस्तेमाल किया, मतलब लेयर्स में है। स्ट्रिंग थ्योरी ने ब्रेन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक दूसरे के ऊपर ब्रेन हैं, लेयर्स हैं। इसे ऐसे समझ ले, एक कपड़ा है, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा है। तो जब इस एक कपड़े में सुराख होता है तो आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में सुराख हो सकता है तो आप तीसरे में जा सकते हैं। तो ये ऐसे ही स्टेक है एक दूसरे के ऊपर, लेयर्स बने हुए। और ये कुरान करीम ने एक ही आयत में ना सिर्फ कायनात का ये बताया कि एक से ज्यादा है, फिर उसकी नंबर एग्जैक्ट बताई कि 7 है, फिर उसका स्ट्रक्चर बताया कि वो लेयर्ड है। और आज की एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च के बाद, सेंचुरीज की रिसर्च के बाद उसके स्ट्रक्चर पे भी पहुंची है, उसके लिमिटेड होने पे भी पहुंची है, उसकी मल्टीवर्स पे भी पहुंची है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ बिग बैंग पर भी रोशनी डालिएगा। साइंसदान बिग बैंग को भी अक्सर कायनात की शुरुआत कहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? और बिग बैंग पॉपकॉर्न की तरह मुसलसल हो रहे हैं, इस पे भी थोड़ा हमें रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, इनिशियली ये कंसिडर किया जाता था कि जैसे एक थ्योरी ये भी कहती थी कि जैसे ये किसी और कायनात से कोई और कायनातें भी हो और वो भी बन रही हो। पर जहां पे बिग बैंग पे साइंस रुक जाती है ना, वो है 10⁻⁻43 सेकंड। 10⁻⁻43 सेकंड से पहले साइंस कहती है कि हमें नहीं पता वो पार्टिकल जिसमें बिग बैंग हुआ कहां से आया, कैसे आया। और श्योर हम नहीं जानते, क्योंकि कुछ भी नहीं था, मैटर नहीं था, एनर्जी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो पार्टिकल आया कहां से। और आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं 1980s में, और 1980s में, और वो एथियस्ट है, याद रखिएगा। वो लिखते हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द यूनिवर्स बिगेन द वे इट डिड। मैं ये बता ही नहीं सकता कि ये यूनिवर्स ऐसे क्यों बनी। ऑल आई कैन से दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड हु इंटेंडेड टू क्रिएट बीइंग्स लाइक अस। मैं शायद ये कह दूं कि शायद कोई खुदा हो
जो हम जैसी मखलूक को बनाना चाहता हो, और ये एक एथियस्ट बात कह रहा है, उसके बुक में रिकॉर्ड में अभी भी लिखी हुई है, उसमें मौजूद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो उन्हें पता ही नहीं 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ, और ये एथियज्म पे सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, उन्हें भी इस बारे में इल्म नहीं है। और डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम आज का अपना जो टॉपिक है वो हज़रत इकबाल के इस शेर के साथ ही कंक्लूड कर देंगे कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फाया कुन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और नए टॉपिक पर आपके साथ हम सेशन भी करेंगे, आपकी रहनुमाई भी हासिल करेंगे। बिल्कुल जी, ये भी हो सकता है, नई दुनिया एक्सप्लोर भी करेंगे। लेकिन बिल्कुल कायनात की वुसअतों का अंदाज़ा लगाने की साइंस भी अभी कोशिश कर रही है, साइंसदान भी अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि जितना वो अभी इसको समझ पाते हैं उतना उलझ जाते हैं मजीद हम, इस तरह की सूरत हाल। पता नहीं ऐसे ही है कि टाइम, स्पीड और क्या है, एक दुनिया से निकले दूसरी टाइम ट्रैवल, ये सारी चीज़ें जो हम मूवीज़ में देखते हैं वो उसका हकीकत से ताल्लुक भी है। और एक ना एक दिन ऐसा भी होगा कि शायद हम ऐसे हो, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, एलियंस आ रहे हैं और उन एलियंस को हम एलियंस लग रहे हैं। यू नेवर नो। बस अब एलियंस पे ही उम्मीदें हैं। ब्रेक लेना है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम कुछ बात कर लेंगे जी गोरी रंगत की। और अक्सर हम कहते हैं जी जो गोरा रंग होता है वो उसको चांद से तशबीह दे रहे होते हैं, और सांवला रंग हो तो कुछ और ही तशबीह दे रहे, मतलब एक कहीं ना कहीं हम डिस्कस ज़रूर करते हैं। वो भी चांद से ही दे रहे होते हैं लेकिन ग्रहण साथ लगा रहे हैं। और ये हमने देखा ये आज का मामला नहीं, सदियों से यही चलता आ रहा है। खूबसूरती की अलामत आप देखें तो गोरे रंग को समझा जाता है। चमकती दमकती स्किन पाने की जो ख्वाहिश है वो हर किसी में होती है। और हम यही चाहते हैं कि जिनको थोड़ा भी अगर कोई लेस कॉन्फिडेंट है अपनी रंगत को लेकर और गोरा होना चाहता है और फेयरनेस क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन को भी डैमेज कर लिया है, स्टेरॉइड्स लगा लगा के जल्द ख़राब कर लिया है, तो वो सारे मसलों का आज हम हल निकालेंगे। बिल्कुल जी। और जलन, दाग धब्बे और जल्द का पतला हो जाना, ये तो अब मामूल के मसाइल हैं। और सोशल मीडिया पर हर दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट जादुई नताइज का दावा करती नजर आती है, लेकिन वक्ती चमक के लिए मुस्तकिल रोग पाल लेना ये कोई यकीनन दानिशमंदी नहीं है। और रंगत काली हो या गोरी हो, असल चीज़ ये है कि आपकी स्किन सेहतमंद हो, हेल्दी हो, दाग धब्बों से पाक हो। और जनाब हमारे साथ आज हरमलिस नईमा आपा मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि रंग गोरा करने का कुदरती तरीका क्या है। तो जनाब बिला ताखीर चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी नईमा आपा के पास। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। हमें ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया पर 3 दिन में चैलेंज दिया जा रहा है कि रंग गोरा करने के जनाब जादुई नताइज हैं, बड़ा वायरल है, क्या स्किन के सेल्स इतनी जल्दी तब्दील हो सकते हैं कि 3 दिन में आप जनाब टैन से आप बिल्कुल ही फेयर हो जाएं? नहीं, स्किन के वो सेल्स तो नहीं तब्दील हो सकते, लेकिन एक लेयर उतर जाती है, वो जो काली रंग वो लेयर उतर जाती है वो स्टीरॉइड्स लगाने से। तो नीचे की जो, फिर अगर हम अपनी स्किन को इधर से उतारे तो नीचे से गुलाबी निकलेगी, खून ही निकलेगा ना, फिर आप गुलाबी गुलाबी नजर आएंगे। मैं असल में ये बात, पड़ेगी तो आप चमकेंगे, धूप पड़ेगी तो आप चमकेंगे, जलन भी होगी, जलन भी होगी। नहीं, मैं ना असल में पता है क्या है, मैं ये बात करूंगी कि जो गोरे रंग का क्रेज है ना, मैं उसको पागलपन कहूंगी। तो आप पागलपन से बाहर आ जाएं। जिस तरह उज़ैर ने बीच में बात की ना, गोरी असल में खूबसूरती जो है वो हेल्दी स्किन में है। कुदरत जो है सबसे बड़ी फार्मेसी है, कुदरत जो है वो सबसे बड़ा हुस्न है, कुदरती राज। ये तो अभी जुमा 8 दिन हुए स्टीरॉइड जब आए हैं, यानी हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त एक क्रीम आई थी, वो हमें भी क्रेज हुआ था, हमने भी लगाई थी। फिर वो 1 से 2, 2 से 4 होगी, फिर वो गोटे वाली क्रीमें बन गई हैं, वो हमने भी लगाई थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का अकल आ गई है, अकल आई है तो फिर ये कि अपने लिए किया तो फिर आप सबके लिए किया। जो कुदरत है ना, सबसे बड़ा राज जो खूबसूरती का वो कुदरत के अंदर है। अगर आप कुदरती टोटकों से, पहले हम मलकाओं की बात करें, बादशाहों की बात करें, उनकी औलादों की बात करें, तो उस वक्त तो ये स्टीरॉइड्स तो नहीं थे। अभी भी एक, अब मैं नाम भूल रही हूँ कि मलका है जिसके की जो उसका मेकअप भी और उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स भी वो नेचर से बनती है, नेचर से बनती है। उसका नाम मेरे ज़हन से स्किप हो गया, आप सर्च कर लीजिएगा। वो नेचर से ही सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करवा के यूज़ करती, वो तो स्टीरॉइड नहीं यूज़ करते। हम जरा मलका बनने के चक्कर में ना रातों रात गोरे। लेकिन नेचर में हमने इस पे सेगमेंट भी किया था, बात भी की थी, वहाँ आपको याद होगा कि गधे की स्किन से भी कुछ चीज़ें जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जा रही हैं। इस चीज़ का भी इंकिशाफ हुआ। अब दिल तो ना खराब करो। नहीं, गधे की स्किन लगा लो, गधे की चर्बी लगा लो, आप इस तरह की बाहर वाले जो जानवर है जिसका नाम भी नहीं लेते हैं, उसकी हड्डियों का आप जेलेटिन लगा लो, उसके अंदर वो आता है कि ज्यादा
एक्सट्रैक्ट होते हैं, वल्ला आलम होते ही होंगे, मेरा तो इनसे जी। जरा दूर का वास्ता, मैं ऐसे ही इधर बैठ के गलत दावे नहीं करूंगी, क्योंकि हम कुदरती नुस्खों की तरफ आते हैं, टोटकों की तरफ आते हैं, इनसे थोड़ा सा दूर का है, मुझे इनके बारे में पता नहीं है। मैं बात करूंगी आज आप लोगों के लिए जो मैं लेके आई हूँ, हाथ पाँव और आपकी जिल्द जो है वो कुदरती पुराने, बहुत पुराने, सदियों पुराने राज लेके आई हूँ कि जिनको पहले घरों में इस्तेमाल किया जाता था और इस्तेमाल करके हमारी नानियां दादियां, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि 70 साल में मैंने अपनी नानी को देखा, ठीक है ना, 70 साल तक माशाल्लाह जो उनकी कलाई थी ना, जो उनके ये बाजू थे, जो मसल्स थे, ये टाइट थे, ये टाइट थे कुदरती तरीके से। आज देखिए हमने घरों में अपनी मेड रख ली है, हम काम नहीं करते हैं, एटलीस्ट चलो अगर आप झाड़ू नहीं लगाते हैं तो आप झाड़ू लगाने की एक्टिंग तो कर सकते हैं, जो वो जिम जाके आप पैसे देके करते आप वो घरों में कर लें। खूबसूरत आप देखिए ना, मसल टाइट रहेगा आपका, आप एक्सरसाइज करें, आप पानी पिए, कुदरत बाहर सुबह निकले, वॉक करें, ये एक अलग चीज है। लेकिन घरों में पहले जो लोशन बनता था ना, आज मैं सदियों पुराना लोशन आप लोगों को बताऊंगी कि जिसको आप एज ए फेस वॉश आज के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पांव काले हैं, बर्तन धो के, कपड़े धो के, काम करके, पानी के अंदर डाल के आपकी स्किन जो है वो उसका सीबम खत्म हो गया और वो झुलस गई है और काली हो गई है, तो आप उसको क्विकली रिपेयर और कुदरती तरीके से कैसे कर सकते हैं। जिस तरह उजैर ब्रेक में मुझसे पूछ रहा था ना कि आपा ये आपने क्या रखा हुआ है, ये ग्रेटर है छोटा, क्योंकि ये इजीली आप उठा सकते हैं, इसको इजी टू कैरी है, ठीक है ना। ये बचा हुआ साबुन है, ये हाफ साबुन मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि हाफ साबुन मैंने इसके अंदर सोक करके रखा हुआ, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको सोप को ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा उजैर, देखिए ये खूबसूरती से ग्रेट हो गया, ठीक हो गया। ये रात भर मैंने किया क्या था, क्योंकि रात को आप लोगों ने करना ये है कि जिस तरह ये साबुन के बचे हुए जो हमारे पतरे कतरे बच्चे होते हैं, इनको आप यूज करें खूबसूरती में, ठीक है। बचे हुए साबुनों से लोशन बनाएं जो कि एंटी एजिंग भी होगा और आपकी चमक धमक भी बरकरार रखेगा। ये देखिए, ये लोशन मैंने क्या किया, अर्के गुलाब के अंदर मिक्स करके रख लिया, ठीक हो गया, ये सारा सॉफ्ट हो गया। इसके अंदर अगली चीज जो मैं डालूंगी वो डालूंगी एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल हम डाल लेंगे इतनी, ठीक है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दी है। अगली जो चीज जाएगी इसके अंदर, आप देखिएगा आपकी स्किन के मिनरल्स भी पूरे होंगे, इतना जबरदस्त लोशन बनेगा। इसके अंदर मैं डालूंगी सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप आलमंड ऑयल। ये आपका नहीं है, ये बहुत पुराना, सदियों पुराना लोशन है, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को रिपीट करवाया है। ये मैंने इसके अंदर डाला हिमालयन सॉल्ट, जो हमारा पिंक सॉल्ट जो होता है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है 1 चुटकी पिंक सॉल्ट। और ये जो है, ये है फिटकड़ी, जो कि आपने कभी भी, फिटकड़ी को मैं रिकमेंड नहीं करती आप डायरेक्ट यूज करें, ठीक है। हमेशा मैं हर प्रोडक्ट में, अपनी में भी और नुस्खों में भी, हमेशा उसको मैं तवे पे पहले खिल करती हूँ, बाद में इस शक्ल में आ जाती, तो आप थोड़ी सी फिटकड़ी जो है, ये फिटकड़ी वाला एंटी एजिंग लोशन बनेगा अपना। ये मैंने इतनी सी डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि हम रील्स में देखते हैं ना लोग डायरेक्टली भी अप्लाई नहीं, डायरेक्टली सेफ नहीं होती ना, हर किसी को सूट नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने क्या करना है, इसको इतना बीट करना है कि ये आपका एक लोशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एक बेहतरीन किस्म का लोशन, जिनकी एड़ियां फटी हुई हैं, क्रैक्स इतने बने हुए कि चलते हुए खून निकलता है, आप अपनी एड़ियों में इसको भरें, सॉक्स पहन के, और है भी थिक, स्टे करने वाला, स्टे करने वाला, इसको अगर बन जाएगा, ये मास्क टाइप लोशन बिल्कुल फ्लफी सा लोशन बन जाएगा। जितना आप इसको बीट करेंगे, ये उतना ज्यादा एक क्रीमी टेक्सचर लोशन आ जाएगा। इसके अंदर आप अर्के गुलाब थोड़ा सा ज्यादा डाल लेंगे तो एक लोशन बन जाएगा, ठीक है। ये एक क्रीम बन गई है, देखिए। अब आप इसका टेक्सचर चेक करें, वाह, ठीक है। ये आप रात को अगर अपने हाथ पांव पे लगा के सो जाते हैं तो आप यकीन माने 3 दिन का दावा अभी भी नहीं है, ठीक है। 3 दिन का दावा अभी भी नहीं है। आप ये देखें कि एक दफा में आपका जो आप कहेंगे ना फटे हुए हाथ हैं, जो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 दिन 3 दिन 7 दिन नीटनेस आ जाएगी। 7 डे चैलेंज है। 7 डे में आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी फटी हुई एड़ियां बिल्कुल चेंज हो जाएगी। फेस 7 डे चैलेंज है, लेकिन नताइज आपको पहले दिन ही नजर आना शुरू हो जाएंगे, फर्क नजर आएगा। पहले दिन आपके हाथ पाँव आपके मुंह से मैच होना शुरू हो जाएंगे, मुंह से मैच होना शुरू हो जाएगी, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी इसकी जो चीज है कि आपने फेस पे भी लगाना है, ये फेस पे ये लगाना है कि आप इसको एज ए फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब और डालेंगे तो आप अपने फेस का क्लींजर के तौर पे इसको यूज करें, लेकिन वो क्लींजर ऐसा नहीं कि आपने फौरन से वॉश कर लेना है। फेस वॉश के तौर पे इसी फॉर्म में यूज करेंगे ताकि हल्का सा फॉर्म बनाए। अगर इसको वॉश करेंगे तो झाग बनेगा ना। ये इसके अंदर देखिए ना, सोप है। एक्चुअली आप लोग जो लगाते हैं, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक दे रही हूँ। जो आप लोशंस लगाते हैं हाथ पाँव को गोरा करने के लिए, हर लोशन के अंदर
मोस्टली SLS होता है कि जो कि हल्का सा जब आप उसको वॉश करें तो आपको फील होगा एक स्लाइमी सा, जी, एक जी, झाग जी, सा। जी। तो उसके बगैर वो बनता ही नहीं है, बनता किसी ही में नहीं कम, है। किसी में अच्छा, किसी में लोकल, किसी में ब्रांडेड। ठीक है, होता जरूर है। ठीक हो गया। तो ये आप अपनी आंखों के सामने बनाए। ये आपकी वो लोशन, वो क्रीम सदियों पुराना टोटका जो हमारे घरों में हमारी बहुत ही जबरदस्त है। क्लींजर बहुत महंगे हमारी नानियां दादियां जो अपनी आंखों के सामने और बचे हुए साबुनों से बन गए हैं। ठीक हो गया। अगली चीज जो आपको मैं बताऊंगी कि देखें, आप बचे हुए साबुनों से ये बना रही है। माहम के पास भी बड़ा अच्छा टैलेंट है। माहम नए साबुन पे पुराना साबुन चिपका लेती है बड़ा अच्छा। मैं भी करती हूँ। कोई साइंस नहीं, हम वो तो जिंदगी भर का हिस्सा है ना। जैसे नया साबुन इस्तेमाल किया, ये है कम खर्च वाला नशी। ठीक है ना, आपको नया साबुन जो आपका आया, पुराना साबुन गीला कर उसके ऊपर चिपका ले। ठीक है, बॉडी वॉश और फेस वॉशेस आ चुके, साबुन वाला दौर साबुन वाला नहीं, मेरे घर में साबुन वाला है। अच्छा, अगली बात अगर मैं करूंगी आप लोगों के साथ तो वो है कि आप लोगों को एक ऐसी क्रीम बताने लगी हूँ। खास तौर पे देखिए चेहरे की, आप लोग क्या करते हैं, चेहरा हमारा इधर तक होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इस टिकिया को गोरा कर लेते हैं। ठीक है ना, बाकी वो किसी और का होता है। हाँ, सीधी सी बात, इस टिकिया को गोरा कर लेते हैं, भी चांद यही चमकना, बाकी बादल रहने दो काले। हाँ, बाकी काले बादल रहने दो, बस ये जरा गोरा चमके। तो आप लोगों ने करना ये है कि इधर तक, अभी अगली जो मैं आप लोगों को रेमेडी देने लगी हूँ वो भी बहुत पुरानी कदीमी टोटका है। आप लोगों ने, हाँ, रंग साफ करेगी, खास तौर पे जो आपकी ढलकी लटकी स्किन है उसको जवान करेगी। और टारगेट जो मैं कर रही हूँ वो ये मैं कर रही हूँ कि एजिंग का आपका जहां से पता चलता है, क्योंकि इसको तो आप कर लेते हैं ना, ये जो लाइन होती है हमारी, देखे ना, गर्दन की, यहाँ से पता चलता है गर्दन का उज़ैर, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जब अगर किसी की एजिंग का पता लगाना है तो आप इधर से फौरन से इधर लाइन आना शुरू हो जाती है। ये तो बड़ी आपने काम की बात बताई। यही मैं बता रही, मैंने टारगेट इसी को किया है। तो अब हमने करना ये है कि हमने लेना है तकरीबन, आप ये कहें कि ½ टीस्पून के करीब हनी। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया है हनी। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, शहद। और ये वैसलीन की, वैसे आप लोगों को डब्बी नजर आ रही, मैंने वैसलीन और कोकोनट ऑयल मैं मिक्स करके यूज करती हूँ। मैं इसको एज ए मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ। जैसे अब मैं जाऊंगी तो चेहरे को अच्छे तरीके से चौपड़ लूंगी इसके साथ। हाँ, और सही मसाज करके और आप थोड़ी सी कॉटन गीली करके उसके साफ कर लूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं फेस वॉश करती हूँ। तो ये कोकोनट, मैं डायरेक्ट वैसलीन भी नहीं लगाती, डायरेक्ट कोकोनट भी, दोनों मैंने मिक्स करके रखी है। कभी कुछ लगाती, लेकिन ये दोनों मिक्स हुए हैं। ठीक है, ये मैंने ½ टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने डाली है ये वैसलीन और कोकोनट ऑयल। ठीक हो गया, ये डाल दिया हमने। ये आपकी जो गर्दन, ये आपने सिर्फ एक रात लगा लेना और किलिंग ग्रैब इसके ऊपर लगाएं, आप देखें नताइज आपके सामने होंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, इसके अंदर अगली जो चीज जाएगी वो जाएगी एलोवेरा जेल। हाँ जी, ये वाली मैं अपने घर में ये खुद बना के रखती हूँ, तो इसलिए फिर मैं यही यूज कर रही हूँ। ये एलोवेरा जेल गई है थोड़ी सी, यानी जितना ½ टीस्पून मैंने कोकोनट ऑयल और वैसलीन मिक्स करके लिया, ½ टीस्पून मैंने लिया है इसके अंदर हनी, और ये है अब मीठा सोडा। मीठा सोडा, ठीक है ना। मीठा सोडा हम लेंगे चुटकी भर। चलो, चुटकी भर हमने लिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा लेने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं जिसकी कि हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, जो हमारे टॉक्सिन्स निकल जाते, खारिज हो जाते हैं, तो नमकियात की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके एक लोशन टाइप बना लेना है। ठीक है, ये आप हाथ से मैं इस तरह उतारूंगी इसको, आपने इसको एक लोशन टाइप बना लेना है यूं। अब आपने करना ये है, पूरे फेस पे लगाना है मीठा सोडा। जहाँ पे आपको बारीक एक्नी है, मोटी एक्नी है, या आपको खुदा ना खासा स्कार्स हैं, अगर कंटिन्यू करेंगे तो स्कार्स भी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन एक्नी जो है वो फौरन से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। सोचेंगे आप लोगों के वैसलीन भी है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है, तो ये एक्नी को तो नहीं, आपने जो मीठा सोडा और जो मैंने इसके अंदर हनी डाला वो स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और आपकी जो एक्नी है उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आपने ये एक लोशन टाइप बना लेना, जिस तरह ये बन गया। ठीक है, ये हनी थोड़ा सा इसके आप लोगों को नजर आएगा कि थोड़ा सा आउट है हनी से, देखिए इस तरह नजर आ रहा है। तो इसको कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ मसाज करते हुए इसको स्किन के अंदर अच्छे तरीके से अपर डायरेक्शन में मसाज करें। एंटी एजिंग का आप ये कहें कि खात्मा हो जाएगा। एंटी एजिंग आपकी प्लस वाइटनिंग प्लस आपका ये है कि एक्नी, या दूसरा ये कि आपके स्कार्स। ठीक है, स्कार्स वो वाले नहीं कि खड्डे हैं। ठीक है, बाद में लोग पूछते रहते, नहीं वो नहीं, मिनिमम जो स्कार्स हो जाते एक्नी की वजह से, आपने लगा के इसको जिस तरह फेशियल हमारे स्टेप होते हैं उस तरह मसाज करना है, और गर्दन पे लगा के आप इसके ऊपर
शॉपर वो किलिंग रैप जो होता है हमारा, सीलिंग रैप जो होता है, वो लगा के आप सो जाएं। आप सिर्फ 2-3 दिन करें, 1 दिन में ही आपको फर्क पड़ जाएगा इससे, क्योंकि ये इधर से खुश्की हो जाती है। ठीक है, ये आपने लोशन बनाना है, बना के रख लेना, हाथ पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, फेस पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं। डिबिया भी मैं बिल्कुल, डिबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, डिबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि धनिए पुदीने की चटनी से भी आपकी स्किन चमक सकती है? धनिए पुदीने की चटनी इसलिए मैंने खोली नहीं थी कि अब इसका अरोमा जो है वो सारे के सारे इसके अंदर फैलेगा। ये देखें, धनिए पुदीने की चटनी है ये। आप माने आप अपना घर में वैसलीन के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ आप अच्छे तरीके से मसाज करें, आलमंड ऑयल के साथ आप स्टीम लें। उसके बाद ठीक है, स्टीम लेने के बाद आप अपना चेहरा साफ करें। चेहरा साफ करने के बाद या मैंने सिर्फ धनिया और पुदीना लिया है, उसकी अच्छे तरीके से चटनी बनाई है, फिर मुल्तानी मिट्टी जो है इसके अंदर मैंने मिक्स की है और फेस पे लगाएं और 15 मिनट के बाद अपना चेहरा धोएं। स्किन क्या कूलिंग इफेक्ट भी आएगा आपका? कूलिंग इफेक्ट, ब्राइट लाइट, और मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे हर चीज। वाह वाह, जबरदस्त। अब चटनी खानी नहीं है, लगानी भी है। जबरदस्त आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़े जबरदस्त नुस्खे हैं। और मैंने तो घर जाते साथ ही ट्राई करने, क्योंकि मेकअप की जो लेयर है इतनी जमी हुई, उसको उतारने के लिए, उसके बाद स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, प्यारा रखने के लिए नुस्खे काम आते हैं। और ये बड़े ऑर्गेनिक और हर्बल वे में देखिए आपको कम खर्च में इतनी ज्यादा हेल्दी टिप्स मिल रही हैं, और क्या चाहिए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने मुल्क भर में महंगाई का वो तूफान बर्पा किया है कि अब सफ़ेद पोश तबके के लिए भी किचन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, दूध, दही, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। सरकारी रेट लिस्टें तो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। मार्केट में अब हम देख रहे हैं ब्रायलर गोश्त के मनमाने रेट जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। और गोश्त की अगर हम साफ़ी गोश्त की बात करते हैं, 690 रुपए किलो तक जा पहुंचा। और अवाम जी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया, कैसे चलाएं, यही सवाल हर ज़बान पर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो हर चीज़ को ही पर लग जाते हैं। मार्केट कमेटियाँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं या नहीं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस बहरानी सूरत हाल का ऑन ग्राउंड जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ सुनो न्यूज़ के नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं। कराची से आसिफ अली सैयद, लाहौर से फैसल खान और इस्लामाबाद से निदा मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में महंगाई की क्या सूरत हाल है, निदा से ही जान लेते हैं। निदा, आप हमें बताइएगा कि क्या सूरत हाल है जुड़वा शहरों में महंगाई की, और इंतज़ामिया जो है वो आपको कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की, तो यहाँ पे भी यूँ महसूस हो रहा है जैसे महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। 80 रुपये की कमी के बाद भी हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आई। और यहाँ पे इवन के जो सब्जियां और फल थे, एक ही रात में उनका जो रेट है उसमें 50 से 100 रुपए तक का इजाफा हो गया। इस तरह तेल की बात करें, घी की बात करें तो उसमें भी बहुत कीमतों में जो है हमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। इस तरह जो आप कैब्स जो लोग यूज़ करते थे, जो गाड़ियों के किराए थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हर चीज़ में आप कह सकते हैं कि 100 से 150 रुपये का इजाफा हो गया है, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। उसी के साथ साथ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी वैन्स में, कल हमने वालिदैन से भी बात की और उनका भी यही कहना था कि तकरीबन 10-10 हज़ार रुपए का यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स की जो वैन्स है, सॉरी टू कट यू ऑफ, और बाकी नुमाइंदगान की तरफ भी आएंगे। जिस तरह से मौसम हम उज़ैर देख रहे हैं, छतरी आपने उठाई हुई है, बारिश का शोर है, इतनी ज़बरदस्त वो कहते हैं ना बूंदे गिरने की आवाज़ आ रही है, और ऐसे में महंगाई की बात हो रही है। महंगाई का सदमा लगता है थोड़ा कम हो जाएगा इस मौसम। कम तो हो जाएगा, अगर पकौड़े समोसे खाने का दिल किया इस मौसम में तो वो तो बहुत महंगे हैं। खरीदना मुश्किल हो रहा है आवाम के लिए। बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद का जो मौसम है वो तो काफ़ी खुशगवार है, लेकिन महंगाई जो है वो उसने सबको परेशानी में डाला हुआ है। और पकौड़े समोसे महंगे तो बहुत है, लेकिन ज़ाहिर मौसम की डिमांड भी है, आज की शहरी जो है वो मौसम लाजमी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है निदा, शहरी जो है वो मौसम लाजमी इंजॉय करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी रुख कर लेते हैं हम कराची का, आसिफ अली सैयद से जान लेते हैं। आसिफ, आप बताइएगा कराची में महंगाई की क्या सूरत हाल है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद, और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, वो कितना अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखें जी, मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में कराची में हमने जो होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन वाले हैं उनसे हमारी बात हुई थी।
तो उनका ये कहना था कि जो रमज़ान में कीमतें थी वो अभी तक वही बरकरार हैं, अभी कोई ख़ास ऐसा किसी चीज़ में इजाफ़ा देखने में आया नहीं है सिवाय मुर्गी के गोश्त के अलावा, क्योंकि वो जो उसकी सरकारी कीमत है वो 605 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में 650 से पौने 700 रुपये किलो तक मिल रहा है। अभी कुछ चावलों पे 20-20 रुपये हर किस्म के चावल पे फ़ी किलो में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर आप महंगाई देखें तो 150 रुपये के 5 किलो आलू यहाँ पर मिल रहे हैं, 300 रुपये की 5 किलो प्याज मिल रही है। तो ओवरऑल जो महंगाई यहाँ पर है, लेकिन वो जो ग्रोसर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि ये एक खामोशी है, क्योंकि पेट्रोल की जब बढ़ता है तो यकीनन महंगाई तो होती है, लेकिन अभी तक वो महंगाई यहाँ तक पहुँची नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि ये महंगाई आएगी और वो बहुत ज़बरदस्त आएगी महंगाई, क्योंकि पेट्रोल बढ़ तो गया है, थोड़ा सा कम तो किया हुकूमत ने, लेकिन बढ़ा हुआ तो है ही पेट्रोल, तो वो महंगाई आएगी, लेकिन अभी तक वो उस हिसाब से आई नहीं है कि ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा महंगाई का यहाँ पर तूफान आ गया है। जो बिल्कुल ग्रोसरी आसिफ आइटम ऐसे ही है, और महंगाई हम देख रहे हैं ब्रेकें लगा कर आ रही है। किसी एक दिन बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, फिर उसके असरात जो है बाकी चीज़ों पर आते हैं, और फिर जब वो महंगी हो जाती हैं फिर पेट्रोल सस्ता हो जाता है। पेट्रोल सस्ता होता है लेकिन वो चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। फैसल, आपकी जानिब आएंगे, लाहौर में क्या सूरत हाल है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है जो आवाम की पहुँच से दूर है, और अगर LPG की बात कर लें उसकी कीमतें कहाँ हैं और दस्तयाब भी है या नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। लाहौर में महंगाई जो है जैसे आपने बताया ना कि ब्रेकिंग लग लग के आ रही है वैसी है, क्योंकि इमीडिएटली महंगाई नहीं होती है, जैसे कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की तो टाइम लगता है। हाँ, आपने बात की एलपीजी जो है ना उसके बारे में तो बस एक अजीब ही सिचुएशन चल रही है। एलपीजी की कीमत जो थी आज से कोई 2 हफ्ते पहले 236 रुपये सरकारी रेट था, और इस टाइम पे मार्केट में बिक रही थी 350 रुपये फी किलो के हिसाब से। इस टाइम पे सरकारी रेट तो बढ़ाया गया है, 300 रुपये से ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट में एलपीजी मिल रही है 500 रुपये 550 रुपये फी किलो के हिसाब से। ऊपर से यहाँ हमारे यहाँ लाहौर में गैस भी जो है वो भी आई थिंक दुआओं पे चली गई हुई है। लोग बहुत सारे एरिया इस तरह के लोग दुआ करते हैं तो गैस आती है, तो वो वैसे इसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई गैस के घरों में जो आती है सप्लाई। मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है और शाम, 3 टाइम उन्होंने रख दिए हैं इसके लिए। तो वो उसमें भी लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं कि जी गैस आती नहीं, और ये बहुत से लोग डिपेंड कर रहे हैं सिलेंडर गैस के ऊपर। तो फैसल बिल्कुल सिलेंडर गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और सुई गैस कंपनी ने हमने देखा था फैसल के सिलेंडर भी दिए थे कि ये बड़े महफूज हैं, हमारी गैस भी बड़ी मेयारी है, सस्ती आपके घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे। उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जनाब सिलेंडर तो दे गए हैं लेकिन जब गैस लेने के लिए फ़ोन करते हैं तो वो आते नहीं हैं। जी वो बिल्कुल उसमें लोगों के इश्यूज हैं, काफ़ी सारे लोगों के, और ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। सही आपने कहा, असल में प्रॉब्लम क्या है कि वो गैस की सप्लाई जो है वो मुतासिर तो नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि इसकी जो लोकेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो बहुत लिमिटेड से होते हैं, खास एरिया होते हैं वहाँ पे आपको गैस लेनी। तो लोग जो डिफरेंट जगहों पे रहते हैं उनके लिए ट्रैवल करके जाना, वहाँ से गैस भरवाना, फिर वापस लेके आना, इस हासिल में लोग फिर पढ़ते नहीं है। फिर वो कहते हैं चलो यार किस तरह गुजारा हो तो रहा है, इतनी गैस तो आ रही है कि चलो रखेंगे सालन को उस पे चूल्हे पे तो कम से कम घंटे 2 घंटे में पक ही जाएगा आखिरकार। तो इतना लोगों का समहाउ चल रहा होता है सिस्टम इस तरह का। बाकी आपने बात की सब्जियों फलों की, तो कीमतें उनकी बड़ी एसेज नहीं है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, लेकिन कुछ हद तक बड़ी जरूर हैं। सरकारी तौर पे भी बढ़ गई हैं, जाहिर सी बात है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो उसका इफेक्ट सबसे पहले आना है आपका शेख रनोश पे आना है, ज़रूरिया पे आना है, शायद ज़रूरिया पे आना है। तो वो तमाम की कीमतें सरकारी बढ़ गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बेसिक सी बात करें, प्याज की सरकारी कीमत जो है 80 रुपये फी किलो है इस टाइम पे, लेकिन मार्केट में प्याज 150 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा हुआ है। तो ये कुछ हद हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुनाफाखोरी का भी जो है ना एक रवाज जो है वो ट्रेडिशन बन चुका हुआ है कि हमने जैसे सुन लिया ना कि टीवी पे चल गया भाई पेट्रोल कीमत बढ़ गई, वो बढ़ा दो यार, फटाफट कीमतें बढ़ा दो। तो इस तरह की सिचुएशंस में ये वो टाइम होते हैं कि जब आप लोगों को रिलीफ फराहम करना होता है, ये नहीं कि लोगों को मजीद तंग कर दे। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेट है जरूर, मार्केट्स में इस तरह के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है कि मनमाने रेट भी वसूल किए जाते हैं मार्केट रेट पर, फिर चीज़ें बिक भी नहीं रही होती हैं, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है आवाम में भी। निदा आपकी तरफ ही आएंगे, यहाँ मार्केट रेट क्या है और किस तरह से चीज़ें अवेलेबल हैं? मुर्गी के गोश्त की बहुत बात हो रही है जी, ब्रायलर जो मुर्गी है वो बहुत महंगी हो गई है, बड़ा शिकवा आवाम भी कर रही है, और चिकन के बगैर तो बच्चे से लेकर बड़े तक गुजारा ही नहीं है। तो ये मसनूई किल्लत पैदा हुई है, रेट बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, देखिए सब्जियां जो है वो बच्चे ज़ाहिर पसंद भी नहीं करते और इस वजह से चिकन जो है बच्चे वही शौक से ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़, सब्जियों की बात करें, फलों, हर चीज़ के रेट में 50 से 100 रुपये तक का इजाफा हो गया। और इस्लामाबाद की एक बात मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया भी हमें बहुत सी जगहों पर मुतहर्रिक भी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर मन माने रेट्स पर मुर्गी फ़रोख्त करना शुरू हो जाते हैं। जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ज़ाहिर रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, तो हर चीज़ की कीमत जो है बढ़ गई और शहरी बेचारे यही शिकवा करते नज़र आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो अशिया खुरनोश हैं या खाने पीने की अशिया हैं उसकी कीमतों में तो इजाफा हो, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी जो वज़ीर है मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से ऐसा इक़दाम भी किया गया कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, मेट्रो बस सर्विस थी, उसको फ्री किया गया। लेकिन लोग यही शिकवा करते नज़र आते हैं कि 50 और 30 रुपये बचा के हमने क्या करना है, जो खाने पीने की अशिया है उसमें कमी लाएँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है कमी लाएँ, ताकि हम आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें। बिल्कुल ठीक है निदा। आसिफ, आपकी जानिब आएंगे, हमें ये बताइएगा कि शहर कायद में अगर हम देखें तो कराची में जो दूध दही की कीमतें हैं ये दूसरे शहरों से, दूसरे सूबे के जो शहर हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होती हैं। अभी इस वक्त चूँकि गर्मियों का आगाज़ भी है तो दूध दही की जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ चुकी हैं और शहरी क्या शिकवा कर रहे हैं वहाँ पर? देखें जी, दूध और दही की कीमतें जो हैं, ख़ास तौर पे तो दूध की जो कीमत है वो तय की जाती है और जो रिटेलर्स होते हैं, जो बाड़े वाले मालकान होते हैं, उनके साथ कमिश्नर कराची बैठते हैं। लेकिन कमिश्नर कराची हमेशा गुस्से का इजहार तो करते हैं उनके ऊपर कि आप लोग बिला वजह कीमतें बढ़ा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दूध की कीमतों में, लेकिन वो हमेशा उनके दबाव में आते हैं कमिश्नर कराची और दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। 220 रुपये लीटर दूध था जिसको अब बढ़ाकर 240 रुपये कर दिया गया है शहर भर में, यानी कि 20 रुपये का इजाफा जो है फ़ी लीटर पे दूध के हुआ है। जब दूध की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ दही की कीमत भी बढ़ जाती है। फिर दूध से रिलेटेड जो आइटम होते हैं, जिसमें बेकरी आइटम है, डबल रोटी है, दीगर चीज़ें हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो कमिश्नर कराची की जो टीमें होती हैं जिनका काम है ये कि प्राइस लिस्ट चेक करना और मार्केटों के सर्वे करना, वो बहुत कम इस तरह से होता है कि कभी मार्केटों में नज़र आएँ या दूध की दुकानों पे ख़ास तौर पर ऐसे कोई विज़िट किए जाएँ जहाँ पर ये पता चले कि कीमतें बाकायदा चेक की जा रही हैं। आसिफ, इसकी वजह क्या दूध बहुत खालिस मिल रहा होता है, अवेलेबल जो होता है वो दूध वो बहुत खालिस है? दूध ज़ाहिर बात है बाड़ों से आता है और सप्लाई होता है, तो वो जिस वक्त पहुंचता है उस वक्त तक तो खालिस ही होता है, लेकिन उसके बाद दुकानों से जब बिकना शुरू होता है तो यकीनन वो चिलर में रखते हैं, उसके बाद उसमें बर्फ़ लगाते हैं तो उसकी यकीनन क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बाज़ जगहों पे कराची में बग़ैर जो क्रीम वाला जो दूध होता है, जो क्रीम निकाल के, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो साथ साथ ही चलती हैं। आसिफ, फैसल, आप हमें बता दें कि लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, पीरा फोर्स बनाई गई, वो कितनी मुतारिक नज़र आ रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया के साथ? जी हुज़ैर, उसमें ये है कि लोगों की कंप्लेंट्स ये हैं दुकानदारों की कि जी पीरा वाले आते हैं, हमारा चलान कर जाते हैं, हमारी गलती कोई नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि कोई किसी गलती को मानने को तैयार भी तो नहीं होता ना, हमारी बड़ा मसला हम लोगों के है। पीरा वाले हैं मुतहरिक, काफ़ी हद तक जाते हैं, चलान भी होते हैं, लेकिन दुकानदारों की शिकायत ये होती है कि हमारा चलान कर दिया गया बगैर वजह के, यानी कि हमने रेटिस के मुताबिक चीज़ बेच भी रहे हैं फिर भी हमारा चलान कर गए। तो ये लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल है, वो मैंने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है, मार्केट्स में जाके मैंने देखा है कि पीरा वालों की मूवमेंट्स हैं, वो जाके चेक भी कर रहे हैं और वो देख भी रहे हैं कि वाकई में जो रेटिस लगी हुई है उस पर चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं। अब वो उसमें ठीक है या वो ठीक है, ये तो फैसला करना जो है इंतजामिया का काम है, लेकिन यानी कि इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है, चेक एंड बैलेंस रखा तो जा रहा है लेकिन गलती मानता नहीं है, ये कहा जा रहा है। जी, हमारे नुमाइंदगान की जानिब से बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, तो कहीं महंगाई है, कहीं कंट्रोल्ड महंगाई है, और जैसे कि हम जिक्र भी करते कि महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई हो रही है, लेकिन वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं कि इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है और लोगों की जो परेशानी है वो भी इसके साथ साथ ही बढ़ रही है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे, तो अब वक्त हुआ चाहता है कि जनाब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का जो हाल अहवाल है, जो मौसम है, वो आपके सामने रखा जाए, आपको बताया जाए कि जनाब क्या दर्जा हरारत रहने वाला है, कहाँ बारिशें बरस रही हैं, कहाँ पर यालाबारी का इम्कान है और कहाँ बर्फबारी हो रही है। तो इस सब के लिए चलते हैं माहम के पास। ओवर टू यू माहम, और देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 9 और कम से कम 0 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएं तो तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 21 और मिनिमम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 19 और कम से कम 7 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से यहां भी बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 20 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 13 और कम से कम 2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, कोहाट, चारसद्दा, कलाम, सवात और दीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 20 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। और मुल्तान का जिक्र करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 26 और मिनिमम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर यहाँ भी यालाबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलूचिस्तान की, जहाँ हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। कोयटा की बात करें, कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 16 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजकोट, तुरबत, केज, आवरान और मकरान के साहिली इलाकों में बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी महरान यानी कि सूबा सिंध की, जहां हम देख रहे हैं मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो है 32 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 35 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। ताहम जामशोरो, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, दादू और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। और जब मौसम का जिक्र हो रहा है तो खाने पीने की चीज़ों का तो डेफिनेटली होगा। और चॉकलेट लवर्स के लिए मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग ख़बर है शेयर करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं चॉकलेट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चॉकलेट का वो कड़वा जायका जो अक्सर लोग नापसंद करते हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। हम डार्क चॉकलेट कहते हैं उसे जी, और आपके दिमाग को तेज़ और याददाश्त को सुपर फास्ट कर सकता है। आप यकीन करें, जापान की एक ताज़ा तरीन तहकीक ने सबको हैरान कर दी है। इस तहकीक के मुताबिक डार्क चॉकलेट में एक ख़ास एलिमेंट होता है जो ना सिर्फ इसके जायके को कड़वा करता है, बल्कि यही वजह है जो हमारे दिमाग के अंदर जो याददाश्त है उस हिस्से को एकदम एक्टिव भी कर देता है। और जब ये तहकीक चूहों पर की गई तो चॉकलेट के इस एलिमेंट की बदौलत उनकी याददाश्त में 30% तक नाकाबिले यकीन इजाफा देखा गया। तो अब से डार्क चॉकलेट खाना शुरू कर दें। और ये तो स्टूडेंट्स और दफ्तरी काम करने वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। दरअसल ये दिमाग के अंदर एक ऐसा अलार्म सिस्टम ऑन करता है जिससे एक केमिकल निकलता है जो इंसान की
तवज्जो और फोकस को आसमान पर पहुंचा देता है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि चॉकलेट का ये जादुई असर मुस्तकिल नहीं बल्कि सिर्फ 1 घंटे के लिए रहता है, जिसमें आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि तजर्बे में चूहों को जितनी मिकदार दी गई उतनी मिकदार इंसान चॉकलेट खाकर हासिल नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल अगर किसी अहम काम या इम्तिहान से पहले थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा ली जाए तो ये आर्जी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर ज़रूर बना सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आर्जी खुशी सही, लेकिन खुशी तो है आपको चॉकलेट की सूरत में। इतना एक्टिव हो चुके हैं कि अब ब्रेक लेना पड़ता है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 7 अप्रैल है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम सेहत मनाया जा रहा है और इस साल का थीम है कि सेहत के लिए एक साथ साइंस के साथ खड़े हों। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सेहत कोई अय्याशी नहीं बल्कि हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ये हक वाकई आवाम को मिल रहा है? पंजाब हुकूमत ने हाल ही में 2600 से ज़ायद बुनियादी हेल्थ केयर सेंटर्स को आउटसोर्स किया है और इसके साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। 19,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स घर घर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अद्वियात की होम डिलीवरी जैसे प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ चल रहे हैं और इन फैसलों पर जहाँ तारीफ होती है वहीं ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं गरीब के लिए मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद तो नहीं हो रहे। इन तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में खुसूसी तौर पर मौजूद सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। ख्वाजा साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सर, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में सेहत की सहूलियात जो हैं वो बाकी सूबों की निस्बत बेहतर हैं। हालांकि बिलावल साहब कोई और बात करते हैं, लेकिन सेहत तो बुनियादी ज़रूरत है। फिर ये जो 2600 से ज़ायद हेल्थ सेंटर्स की आउटसोर्सिंग है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और इस फैसले के बाद क्या बेहतरी जो है वो आप देख रहे हैं? आप इस मेहरबानी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया जी कि आपने अपना जो एयर टाइम है वो एक इंतहाई बुनियादी और अहमियत का जो मसला है, जो अभी जैसा इन्होंने कहा कि हर शख्स का राइट है कि वो सेहतमंद हो, मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ कि हर शख्स का राइट भी है, हर शख्स का फ़र्ज़ भी है कि वो सेहतमंद हो और वो अपनी सेहत का खुद भी थोड़ा सा ख्याल करे। और मैं ये इसलिए कहा करता हूँ कि बहुत सारे सेहत के जो मसाइल हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ के साथ मुंसलिक हैं। अगर आप डेंगू की बात करें तो जिस घर में डेंगू होता है उस घर में अगर मच्छर आ जाए, जिस घर में डेंगू मच्छर आ जाए, वो सबसे पहले किसको काटता है? उसके घर, उसी घर के रहने वालों को, उस घर के मकीन्स को। तो उस घर के मकीनों को बहुत फिक्र होनी चाहिए कि हमारे घर में कहीं कूलर में पानी ना रह जाए, हमारे घर में कहीं कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ हुआ है और डेंगू का लार्वा आ जाएगा। लेकिन घर वालों को फिक्र नहीं होती। आज भी 12-13 बरस गुजरने के बाद मेरे महकमे की बेटियाँ, मेरे महकमे की हेल्थ वर्कर्स, मेरे महकमे के लोग बेचारे वो जाते हैं, लोगों के डोर नॉक करते हैं, उनकी मिन्नत करते हैं कि प्लीज़ हमें देखने दें कि आपके घर में डेंगू लार्वा तो नहीं है। वो गालियाँ भी खाते हैं, वो झिड़कियाँ भी सुनते हैं, वो सलवातें भी सुनाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ताली दोनों हाथों से बजेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब जो है अल्लाह के फजल से लीड लेता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जो स्टेट ऑफ द आर्ट वीएन मरियम नवाज शरीफ साहबा का है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री होनी चाहिए। और अगर कोई शख्स इसकी जिसकी कैपेसिटी है और वो अफोर्ड कर सकता है तो वो मुफ्त दवाई का हकदार क्यों होना चाहिए। मगर अगर मैं अफोर्ड करता हूँ तो मुझे सरकारी अस्पताल में दवाई मुफ्त क्यों मिलनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक पॉलिसीज़ बननी चाहिए। और मरियम नवाज शरीफ साहबा का मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे CM देखे हैं। मैंने शहबाज साहब के साथ उनकी कैबिनेट में काम किया है और शहबाज स्पीड के जो चर्चे हैं वो आपको पता है कि दुनिया जहान में हुआ करते थे। मैंने मोहसिन नकवी साहब को बहुत करीब से मैं जानता हूँ, मेरे सगे भाइयों वाला ताल्लुक है, सालों की हमारा एक आपस में इकट्ठे गुजरे हैं। बुज़दार का दौर देखा, परवेज़ इलाही साहब का दौर देखा। लेकिन जो मुनफरिद चीज़ मरियम नवाज साहबा में है कि वो पॉलिसी मेकिंग में बड़ी क्लियर है और वो अपने डिसीजन पे खड़ी हो जाती हैं। अभी आपने एक बात नहीं होते जी, अभी आपने एक बात की कि बुनियादी सेहत मराकज़ जो थे उनकी आउटसोर्सिंग क्यों करना पड़ी। तो ये वो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं कि जिनकी जो फरमाइशी अक्सर फरमाइशी बने थे। मतलब मेरे पास, मैं नहीं गोश्त नहीं कह सकते आप उसको, गोश्त पंजाब में मैं एक चैलेंज करके कहता हूँ कि पंजाब में गोश्त कोई नहीं था। इवन जो हमारी अलावा भी हुकूमतें आई हैं उनके दौर में भी पंजाब में गोश्त कोई नहीं था, लेकिन अबंडेंट ज़रूर थे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोश्त एंड अबंडेंट। यानी गोश्त है कि जो कागज़ों में चल रहा है और अबंडेंट है कि जो नहीं चल पा रहा और बंद पड़ा है। ठीक है, तो बंद पड़े हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये चूँकि इनका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है और ये जब बने थे तो मुख्तलिफ लोगों में, मेरी एक ज़मीन थी और कहीं गाँव में दूर ज़मीन थी, तो मैंने सोचा कि यार मेरी ज़मीन बड़ी दूर है, कईयों ने नेकी के लिए भी किया होगा, ज़रूर किया होगा, लेकिन अक्सर ने ये सोचा कि मेरी ज़मीन बड़ी दूर है तो यार मैं गवर्नमेंट को ये बुनियादी सेहत मरकज़ बनाने के लिए ज़मीन दे देता हूँ, खुद ही गवर्नमेंट सड़कें भी बनाएगी और वहाँ तक सारा निज़ाम लेकर आएगी। तो हम माशाल्लाह समझदार बड़े हैं ना, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, शऊर हमें आ गया है, लेकिन अपने बुनियादी फ़र्ज़ को अदा करना अल्लाह के फजल से आज तक हम लोगों को नहीं पता, बेशुमार मेरे, तो मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ। तो जिस दिन हम सब अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो उन बुनियादी मराकज़ सेहत को दोबारा रिवैम्प किया गया, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया गया और अब ज़रूरत इस उम्र की थी कि अब इसको किस तरह इंश्योर किया जाए कि यहाँ 24/7 एक कम से कम एक डॉक्टर की सुपरविजन रहे, क्योंकि बुनियादी सेहत मरकज़ जो है उसको एक डॉक्टर ही चलाता है। ठीक, माजी में हमने बहुत सारे तजर्बात किए, जब हमारी गवर्नमेंट जा रही थी 2018 वाली, तो जब हमने संभाली थी तो इन बुनियादी मराकज़ सेहत में 40% में डॉक्टर्स थे, रेस्ट ऑफ 55% में डॉक्टर नहीं थे। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने सेंट्रल इलेक्शन प्रोग्राम पे काम किया, मैंने, सलमान रफ़ीक साहब ने, हम सब ने उस वक्त की टीम ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और जब हम जा रहे थे तो वही जो 45% पे डॉक्टर अवेलेबिलिटी थी उसको अल्लाह के फजल से 101% पे पहुंचा कर गए थे। लेकिन फिर जब वापस आते हैं 2022 में तो वही अवेलेबिलिटी हमें उसी तरह से मिलती है, 40, 45, 50 एवरेज वही होती है। तो फिर सोचा यह गया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। आपको पता है कि इस मुल्क में 65,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स पिछले दौर में बेरोजगार हो गए थे और डॉक्टर्स बेचारे डॉक्टर डिग्री लेके फिरते हैं, नौकरी नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। और डॉक्टर कौन होता है? जो क्रीम होता है स्टूडेंट की, जो ज़हीन तरीन बच्चा होता है वही डॉक्टर बनता है। तो मरियम साहबा ने ये सोचा कि बजाय इसके कि लोगों को नौकरियों पे ख्वार किया जाए और कभी किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी को कहते हैं कि जनाब तुम जामपुर के BHU में चल जाओ, तो वो बेचारा कहता है यार बस मैं यहाँ पे दिन गुजार लूँ फिर वापस कहीं करीबी शहर में जाऊँ। तो फिर एज एंटरप्रेन्योर उनको काम करने का मौका दिया गया है। डॉक्टर को उनके साथ एक सर्विस प्रोवाइडर का एग्रीमेंट किया गया। ये निजकारी नहीं की गई, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं की गई, ये कुछ लोग इसको एवं जान के इसको इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर को कहा गया है कि आप समझें कि आपका ये प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, सही, आपसे हमने आपको समझे रेंटल एग्रीमेंट पे दे दिया, ये क्लिनिक आपका है, आपने चलाना है, मेडिसिन आपने देनी है, पेशेंट आपने देखना है, स्टाफ आपने हायर करना है अपनी मर्जी का, ताकि आप इसको हायर फायर जब मर्जी कर सकें। सरकार के निज़ाम में तो हायरिंग फायरिंग एक काम है ना, उसको कहा है कि अपनी मर्जी करो, लेकिन एक प्राइवेट पेशेंट की तरह इज्जत और तकरीम के साथ पेशेंट को देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पैसे हुकूमत पंजाब देगी, यानी पेशेंट को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, हुकूमत पंजाब पैसे देती है। और उस डॉक्टर की अब अल्लाह के फजल से अब हुआ ये है कि वही अवेलेबिलिटी जो नहीं हो पा रही थी, आज इस एक इंटरवेंशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 100% अवेलेबिलिटी है डॉक्टर की, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो उस एरिया के रहने वाले डॉक्टर्स थे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं कि भाई आप इस एरिया के रहने वाले हैं, ये आपका इलाका है, अगर आप खुद इसको चलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, कम्युनिटी के साथ आपका ज़्यादा रब्ता होगा। तो अब ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं उन एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ के वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। तो ये एक सब्जेक्ट है, इसमें एक प्रॉब्लम आई है, इसमें हमारे वो 10-12 हज़ार मुलाजमीन जो वर्क चार्ज थे, जो डेली बेसिस थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार होना पड़ा है। मैं बहैसियत वज़ीर इस पर दुखी हूँ, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन जब इतना बड़ा गोल आपने अचीव करना हो फिर आपको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और मुझे बहुत हमदर्दी है उन लोगों से जो बेरोजगार हुए हैं, उनमें से बहुत सारे दोबारा एंगेज हो गए, क्योंकि हमने उनको लिस्टें दे दी थी डॉक्टर्स को कि भाई ये लोग जो हैं इन्हीं में से आप लोगों को अगर दोबारा रख लें तो एक्सपीरियंस भी है। हुकूमत जो है वो यूटिलाइज कर रही है हर तरह से, जितनी भी हमारी स्किल्स हैं या हमारी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं पंजाब में बड़े चेंजेस भी आ रहे हैं, सेहत के हवाले से भी क्लिनिक ऑन व्हील आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। उसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम के हवाले से बताइएगा कैसे मुमकिन है? क्लिनिक ऑन व्हील और मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल की मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कि मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल का तजर्बा तो हमने पहले भी किया था शहबाज साहब के दौर में, लेकिन क्लिनिक ऑन फील्ड टोटली मरियम नवाज शरीफ साहबा का अपना बेबी है। और उन्होंने जैसे ही ओथ लिया उन्होंने हमें बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं चाहती हूँ कि अस्पताल चल के पेशेंट के पास जाए। तो मैं हस्पताल, मैंने कहा, मैं उनको प्यार से बाजी कहता हूँ, तो मैंने कहा बाजी ये किस तरह मुमकिन है कि अस्पताल चल के जाए। उन्होंने फिर हमें आइडिया दिया कि आप इसको इस तरह से फाइन ट्यून करें और आप यकीन करें कि क्लिनिक ऑन व्हील एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारी हमारी बेटियां, बहनें, माएँ
घरों के काम में मसरूफ होती हैं, हॉस्पिटल जाना गवारा नहीं करती, इवन डॉक्टर को दिखाना गवारा नहीं करती अपनी छोटी मोटी तकालीफ के लिए। क्लिनिक ऑन व्हील का सिस्टम ये है कि वो अर्बन पेरिफेरी एरिया में जाते हैं, स्टेशन होते हैं और पूरे इलाके की डोर नॉकिंग होती है और कहते हैं कि आए, फ्री मेडिसिन अवेलेबल है, फ्री डॉक्टर अवेलेबल है, फलां टेस्ट स्क्रीन वो जो होती हैं किट्स उनके थ्रू अवेलेबल हैं, न्यूट्रिशन के इश्यूज उसके अंदर अवेलेबल है, बच्चों को चेक किया जाता है कि आया इनकी स्टंटेड पॉपुलेशन का हिस्सा तो नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। हर वो मैयर हमारी ANC की जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 इनिशिएटिव से क्लिनिक ऑन व्हील और मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल, जिसमें एक्सरे भी है, जिसमें लैब भी है, जिसमें एक छोटा थिएटर भी है, 2 करोड़ लोग आज की तारीख तक अल्लाह के फजल से डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लाइव डैशबोर्ड पे हर चीज़ मौजूद है। यानी आप अभी चलें, मेरे डिपार्टमेंट में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, आप उसके लाइव डैशबोर्ड पे एक एक पेशेंट को ट्रैक कर सकते हैं, एक एक क्लिनिक ऑन व्हील को और एक एक मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल को लाइव ट्रैक कर सकते हैं आप, कि जहाँ खड़ा होगा वो आपको नजर आएगा। क्लिनिक ऑन व्हील जो है उसकी पोजीशन आपको GPS लोकेशन पे नजर आएगी, जिसको हम डेली मॉनिटर करते हैं और हर पेशेंट का डाटा हमारे पास मौजूद है। प्रॉब्लम हमें शुरू में आती थी कि खवातीन से जब हम नंबर मांगते थे तो बहुत सारी खवातीन गलत नंबर दे देती थी और या फिर नहीं देती थी। तो अब डेफिनेटली हमने अगर एक पेशेंट देखा है और उसने उसका ID कार्ड भी मौजूद है, उसका नाम भी मौजूद है, उसकी बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं और नंबर सिर्फ गलत है, तो उसकी बुनियाद पे कुछ लोगों ने ये अज्यूम किया कि शायद ये कोई गलत डाटा एंटर किया जा रहा है। तो हमने उस इशू को भी फिर रिड्रेस किया और कोशिश अब ये की है कि 99.9% एक्यूरेसी हो। तो अपनी तरफ से हम हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मरियम साहबा जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की यानी इसका कंट्रोल सेंटर भी बनाया हुआ है जिसमें आपके पास लोकेशन और सारी डिटेल्स जो हैं वो रेलिवेंट आ रही होती है। ख्वाजा साहब, हमें ये बताएं कि पंजाब की आवाम के लिए आने वाले दिनों में सेहत के मैदान में कौन कौन से बड़े तोहफे हैं जो मिलने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जनाब में कार्डियोलॉजी सेंटर जो है वो भी तकमील के मराहल में कंप्लीट होने वाला है, फिर पाइन एवेन्यू पे कैंसर हॉस्पिटल है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट? देखिए, मैं यहाँ चीज़ों को पोलिटिसाइज करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के सेहत का इनकलाब लेकर आना था, वो तो कख नहीं लेकर आए सिवाय अपने प्रोडक्ट के, जो उनका ज़ाती प्रोडक्ट है उसको बेचते रहे। लेकिन अल्लाह के फजल से आप देखें कि आज 2 साल का अरसा हुआ है मरियम साहबा को आए। नवाज शरीफ कैंसर केयर इंस्टीट्यूट एशिया के बेस्ट अस्पतालों में से एक अस्पताल होगा। 1000 बेड का वो कैंसर इंस्टीट्यूट कि जिसमें स्टेज 3 और 4 भी ट्रीट की जाएगी। आज के जो मंजन बेच रहे हैं 3 और 4 को ट्रीट नहीं करते, तो जिसको 3 और 4 हो जाए क्या वो मरने के लिए छोड़ दें उसको। तो और सच्ची जो बात है कि कैंसर का इलाज महंगा बहुत है। ये इतना चंदा आप देखते हैं, इश्तेहार चलते हैं, चंदा इकट्ठा होता है, 10% सिर्फ वहाँ पर जो है पेशेंट फ्री देखे जाते हैं, 90% को पे करना पड़ता है। अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि मरियम नवाज जो हॉस्पिटल बना रही है, इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स जो है अल्लाह के फजल से फ्री देखे जाएंगे। अमीर आदमी को पैसे देने पड़ेंगे, जो अफोर्ड करता है उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेने भी जो अफोर्ड नहीं करता उससे उसका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। और स्टेज 3 और 4 भी कैटर होगी। और सबसे अच्छी जो बात जो मरियम साहबा की मुझे अपील की है कि उन्होंने ये कमाल किया है, अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब पेशेंट कैंसर की 4 स्टेज क्रॉस कर गया है, अब उसमें अपने आखिरी दिन पूरे करने हैं। तो जिसका वो प्यारा है वो क्या करे, वो अपने घर में उसको रखे, उसकी तकलीफ देखे। 250 बेड का स्पेशल वार्ड बन रहा है जो आखिरी दिन तक उनको टेक केयर करेगा। उसकी आखिरी सांस तक उसको वहाँ पर रखा जाएगा। उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट जगह उनको दी जा रही है रहने के लिए, जिसको कहने को तो वो सराय है लेकिन बड़ी बेस्ट किस्म की सराय है। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो इसको PIC2 भी आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने सरगोदा का कार्डिक इंस्टीट्यूट है जो मियाँ वाली से लेके और पूरे इलाके को कैटर करेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक इंस्टीट्यूट है और आप यू विल बी अमेज जब आप उसे देखेंगे। इसी तरह जो आज एक पहला मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर में शुरू किया जाएगा जिसमें 8 बड़े सुपरा स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे जो बच्चों की तमाम चीज़ों को कैटर करेंगे, बच्चों के कैंसर तक को कैटर करेंगे, बच्चों की जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। और उसके अलावा जितने शोबे हैं उन हर शोबे का एक हॉस्पिटल मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होगा। और ये इनिशियली लाहौर से स्टार्ट होगा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट और साउथ पंजाब जाएगा, साउथ पंजाब से फिर ये नॉर्थ पंजाब जाएगा। और इंशाल्लाह मरियम साहबा का विजन भी है और वो चाहती भी हैं कि अपने इसी टेन्योर में इन तमाम प्रोजेक्ट्स को वो कंप्लीट करें। जो सबसे उनकी बुनियादी खूबी है
वो ये नहीं करती कि अस्पताल का फीता काटा और अगर 1 खरब रुपए का बजट है अस्पताल के लिए या 50 अरब का बजट है तो 5 करोड़ रुपया रख के फीता काट दिया, जैसे वो वजीराबाद कार्डियोलॉजी वाला फीता काटा गया था और उसका तो कई साल मंजन बिकता रहा। हमारे साफी भी जानते हैं सारे, शोर बचता था जनाब वो साडा अस्पताल शुरू नहीं कर रहे। और भाई 5 करोड़ आपने रखा है, 5 करोड़ में तो एक कनाल का घर नहीं बनता आजकल। आप उसके अंदर वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना रहे थे। मरियम नवाज साहबा हर मंसूबे के को फुली फंडेड करती हैं और वो कहती हैं कि ये जब हम इसको मरहलावार करते हैं और 10 साल मंसूबा बना देते हैं तो इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो इसकी जो हमने एस्टिमेशन की होती है, अगर आज वो 10 अरब है तो 10 साल बाद वो 20-25 अरब हो गई होती है, तो वो लॉस होता है। और उसके बाद जो बुनियादी लॉस होता है कि आप जिस आबादी के लिए उसको बना रहे हैं, आज अगर उसकी आबादी जो है वो 5 लाख है तो 10 साल बाद वो 15 लाख या 12 लाख हो चुकी होगी। तो वो हॉस्पिटल जब बनेगा तो पहले दिन से ही लोगों के लिए जो है वो नाकाफी हो गया होगा। तो मरियम साहबा की जो अप्रोच है और उसकी सबसे बड़ा जो क्रेडिट है, मरियम साहबा को टीम जो अच्छी मिली है उसमें मैं खास तौर पे मरियम औरंगजेब साहबा का जिक्र करना चाहूँगा। PND को जब वो देखती हैं, मनसूबा जात की जो वो प्लानिंग को देखती हैं, वो चूँकि बहुत लोगों को ये इल्म नहीं है कि वो फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं और उन्होंने बाहर कंपनियों में नौकरी भी की हुई है, तो उनका जो विजन है माशाल्लाह बहुत कमाल है। और ये सारी टीम जेल होके काम कर रही है और आपको मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आपको 5 साल बाद का पंजाब, बेहतरीन पंजाब, पूरा बदला हुआ पंजाब, वो तब्दीली नहीं है जो उसका मंजन बिका है माजी में, सही तब्दीली, जेन्युइन और पॉजिटिव तब्दीली इंशाल्लाह नजर आएगी। अब ज़हनों की तब्दीली नजर आती है नहीं आती, वो बीमार ज़हन जाने और ज़हन जाने। हमने हल्के खुदा की खिदमत करनी है, हमने अपनी नीयत से काम करना। मरियम साहबा कहती हैं कि अल्लाह को देख के सामने रख के काम करें, रिजल्ट जो है वो नजर भी आ रहा है, रिजल्ट नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का, और बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही है। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं इतने चेंजेस आ रहे हैं सेहत की दुनिया में, और जिस तरह से मरियम नवाज के विजन की बात हो रही है, वो विजन हमें सड़कों पर नजर आता है, चाहे सुथरा पंजाब हो, सफाई से लेकर सेहत तक, तालीम तक, हर शोबे में मरियम नवाज ने जो मंसूबा शुरू किया वो कामयाब ही रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इमरान साहब भी बता रहे हैं कि हम सेहत के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां देखेंगे, आवाम को बहुत सारी सहूलियात मिलने वाली हैं। और जिस तरह से बाकी मंसूबे जो हमने डिस्कस किए, क्लिनिक ऑन व्हील बड़ा ज़बरदस्त आइडिया रहा और बड़े आवाम को। गवर्नमेंट तो अपने तौर पर इकदाम कर रही है, लेकिन ख्वाजा साहब ने जो बड़ी खूबसूरत बात की कि आप पर भी ये फ़र्ज़ है, हमारा दीन भी ये सिखाता है कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें कि हॉस्पिटल्स तक जाने की नौबत ही ना आए। अच्छा खाएं और वर्कआउट जो है वो ज़रूर करें, कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटी करें। हम कुरान की कितनी तज़ीम करते हैं, चूमते हैं, कभी उसको पढ़ भी लिया करें ना तर्जुमे के साथ। कुरान हकीम एक साइंस है। आज ये जो मामला चल रहा है कि जनाब 8 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया, सबको क़यामत आई हुई है। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? हम यूरोप की बड़ी तकलीद करते हैं, अमेरिका को बड़ा मानते हैं, इंपोर्टेड चीजें बड़ी पसंद करते हैं सिवाय इंपोर्टेड गवर्नमेंट के। तो वहाँ दुकानें कितने बजे बंद होती हैं जरा पता तो शाम को सरे शाम बंद हो जाती है। और बिल्कुल ताजिर बरादरी को भी इस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकूमत का साथ देना चाहिए ताकि बिजली भी बचाई जा सके मौजूदा हालात के पेश नज़र। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।